मयूरेश जोशी जुड़ गए हैं। मयूरेश, बजाज फाइनेंस कल शाम को इनका Q3 अपडेट आया। हालांकि ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं इनके लोन्स, एब्सोल्यूट लोन्स, लेकिन लोन ग्रोथ बाजार के एक हिस्से को मॉडरेट ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। अगर हम देखें कि स्टॉक ने थोड़ा करेक्टिव फेज देखा है, अपना 6500 के आसपास आ गया है, प्राइस भले ही करेक्ट हो गया हो, लेकिन जो 7-8 टाइम प्राइस टू बुक ये ट्रेड कर रहा था प्रीमियम वैल्यूएशन पे ड्यू टू सुपीरियर ग्रोथ, वो अभी तक करेक्ट नहीं हुआ है। क्या आपको गुंजाइश नजर आती है वैल्यूएशन प्रीमियम श्रिंक होने की? गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग मानसी। तो दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे। एक, आई थिंक जो एक कोविड काल में हमने ग्रोथ देखी थी स्पेसिफिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, उसमें एक जो तड़का लगा था स्टॉक को, आई थिंक दैट हैड एन एक्सपोनेंशियल अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन इन द प्राइस एज वेल। दूसरा, वैल्यूएशंस हमेशा महंगे थे, ऐसे नहीं कि आज महंगे हैं। बजाज फाइनेंस हैज ऑलवेज बीन एक्सपेंसिव, क्योंकि जो ये डिलीवर करते थे इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, इन टर्म्स ऑफ AUM ग्रोथ, in terms of their yields and in terms of their NIMs as well. Even if it is an NBFC, कहीं ना कहीं because of the superior credit rating और इनको जो पेपर के दाम मिलते थे, कैपिटल जो ये रेज करते थे और जो बोरोइंग मिक्स थी इनकी, ये इनके NIMs और स्प्रेड्स को बरकरार रखती थी। Now I think to grow this business on such a heavy base will do some amount of heavy lifting. दूसरा आप ये देखें, जो उनकी ऐप डेवलपमेंट चल रही है, आई थिंक बहुत जोरदार चल रही है। आई थिंक मैं हर क्वार्टर ट्रैक कर रहा हूँ स्पेसिफिकली ऑन दिस स्कीम ऑफ थिंग्स। और ये जो इकोसिस्टम बनेगा, जो डिजिटल फोरे होंगे, इससे ऑपरेशनल कॉस्ट अच्छे खासे कम होंगे, विच कैन ऑल्सो गार्नर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर। तो थोड़ा आई थिंक ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है हमेशा, व्हेन कंपनीज ट्रांजिशन फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट लेयर ऑफ ग्रोथ, एक थोड़ा स्टैग्नेशन जरूर आ जाता है, जहां पे थोड़ा एक प्राइस करेक्शन के साथ साथ थोड़ा एक वैल्यूएशन करेक्शन भी होता है, जो अभी भी मुझे लगता है आई थिंक हो सकता है या बाकी है स्टॉक में। ऑन दी ओनिल लेंस हमें लगता है थोड़ी RS और EPS रेटिंग जो हम मान के चलते हैं वो थोड़ी वीक या साइडवेज जा रही है। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक 1-2 क्वार्टर्स एज दिस ट्रांजिशन बिकम्स कंप्लीट, वापस रोरिंग ग्रोथ आनी चाहिए। क्वालिटेटिव फ्रेंचाइज एट द एंड ऑफ द डे, बट थोड़ा स्टेबलाइज होने देना चाहिए। Q3 नतीजों का ध्यान देना चाहिए, मैनेजमेंट कमेंट्री देयर ऑफ, क्योंकि अगर स्लो डाउन जेन्युइनली हिट होता है, रूरल इंडिया विल स्टिल एंड सेमी रूरल विल स्टिल फेस, सेमी अर्बन विल स्टिल फेस सम अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो शायद नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो Q3, Q4 और इवन Q1 ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा स्टेबल होने थे स्टॉक को, Q3 के नतीजे आने थे और फिर कौन। अजय जी, एक बात और कहना चाहता हूँ। मेरी जो वाइफ के मामा जी, उन्होंने एक कैलेंडर भेजा है US से, जस्ट ऑफ द मार्केट टॉपिक, जो पेट्स का कैलेंडर। आपका ओरियो का मैंने फोटो देखा तो जो आपने पेट लिया, तो जरूर मिलना है मुझे। बिल्कुल, ओरियो फेमस हो गया है। ओरियो फेमस हो गया है पहले से ही। लेके आएंगे उसको। कैपिटल मार्केट के लोगों के बीच में ज्यादा ही फेमस हो गया है। ओरियो बिस्किट्स खाते हैं ना सब, प्रीमियम बिस्किट्स। हैप्पी क्यूट। ऑलराइट मयूरेश, ऑफ कोर्स प्लीज बी विद अस। हम और भी कई सारे शेयर्स आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे मैं कुछ टायर स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाहूंगी, क्योंकि एक तो खबर भी आई है टायर स्टॉक से जुड़ी हुई, और दूसरा क्रूड करेक्शन। क्रूड में जो एक बड़ा डाउनफॉल नजर आया है, उसका एक इंपैक्ट है टायर स्टॉक्स पर पड़ता हुआ दिख भी सकता है। और टायर के साथ साथ टायर एंसिलरी स्टॉक्स भी आपको लेने चाहिए, क्योंकि कार्बन ब्लैक की कंपनी है जो कि PCBL फिलिप्स कार्बन है। लगातार हम देखते हैं डाउनफॉल, लेकिन टायर स्टॉक्स में जब एक अप मूव आता है, टायर एंसिलरी भी फोकस में आ जाते हैं। इस वक्त ताजा खबरें ये आ रही हैं कि टायर एसोसिएशन जो है वो 3 साल में टर्नओवर 1 लाख करोड़ का मानकर चल रही है, एंटिसिपेट कर रही है, इनका लक्ष्य है। आपकी राय टायर स्टॉक्स पर, क्योंकि ऑटोमोबाइल स्पेस धीरे धीरे जैसे चलेंगे, ऑफ कोर्स पैसेंजर व्हीकल 2 व्हीलर सेगमेंट से एक्शन नहीं दिखा, लेकिन कमर्शियल व्हीकल स्पेस अब भी एक्शन में है। तो एब्सोल्युटली मानसी, आई थिंक 2 चीजें हो रही हैं टायर कंपनीज के लिए। जैसे शरद ने बहुत राइटफुली कहा, जो इनपुट कॉस्ट है वो अच्छी खासी कम हो गई है। तो अगर हम क्रूड डेरिवेटिव्स की बात करें, अगर हम नेचुरल रबर की बात करें, सिंथेटिक रबर की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट नायलॉन, कॉर्ड, टायर, फाइबर एज वेल, ये सारी चीजों में एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला है, जिसका मतलब यही होता है कि सेकंड हाफ में जैसे ये अपनी इन्वेंट्री बिल्ड करते जाएंगे, विच बेसिकली मीन्स द रॉ मटेरियल्स दैट दे बिल्ट अप, एक लो कॉस्ट इन्वेंट्री होगी, जिससे मार्जिन्स में एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, आप देखें कुछ तिमाहियों पहले जो डंपिंग हो रही थी चाइना से और अन्य राज्यों से,
और एक साल पहले जो एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था वो शायद करेक्ट हो चुका है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और इसलिए जो डंपिंग हो रही है इंडियन मार्केट में वो अच्छी खासी कम हो गई है, विच शुड डेफिनेटली एड द रिप्लेसमेंट मार्केट फॉर टायर कंपनीज। अभी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, द टारगेट इन टर्म्स ऑफ एडवांस बुकिंग्स हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रांग अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, स्पेसिफिकली पीवी के लिए। कमर्शियल व्हीकल सेल्स आप देख ही रहे हैं बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रही है, और जब हम बार बार कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैपिटल अकाउंट पे जितनी गवर्नमेंट खर्चा करेगी, इससे जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी और हाईवेज और रोडवेज जो बन रहे हैं, अलॉन्ग विद फीजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोर वेयर हाउसेज कमिंग थ्रू, मेरे हिसाब से आई थिंक इवन कमर्शियल व्हीकल शुड डू वेल, विच बेसिकली मीन्स दैट ओईएम के साथ साथ रिप्लेसमेंट मार्केट भी अच्छा खासा ग्रो होना चाहिए। फोर्थ, आई थिंक जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है टायर स्पेस में, बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्टर कंप्लायंसेस कमिंग थ्रू, जो ई वे बिल्स एक मैंडेटरी हो गया है, यहाँ पे काफी दिक्कतें हो सकती है अनऑर्गेनाइज मार्केट के लिए। अनऑर्गेनाइज प्लेयर शुड बेनिफिट। तो मुझे लगता है आई थिंक बहुत स्वीट स्पॉट में है काफी टायर कंपनीज। डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज तो है ही है, बट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी ऊपर के आ सकती है, स्पेसिफिकली इन साउथ ईस्ट एशिया एंड द यूरोपियन कंट्रीज एज वेल। जहां तक टायर एंसिलरी स्टॉक्स का सवाल रहा है, एक लैग इफेक्ट के साथ काम करती है, क्योंकि जो प्राइस हाइक्स या एक इजाफा देखने मिलता है वो शायद एक क्वार्टर के लैग के साथ होता है। जो टायर कॉर्ड वाली कंपनीज है, जो बीड कंपनीज है, डेफिनेटली फोकस पे रखी जा सकती है, बट जनरली आई थिंक टायर एज अ स्पेस, मानसी आई थिंक एक स्वीट स्पॉट में है हमारे हिसाब से। प्रियंका, आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स यूज करती हैं क्या? पता है आपको, मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। हर कैटेगरी में, हर सिटी में, मेट्रो और नॉन मेट्रो, कितनी वास्ट इन्होंने अपनी एक्सपेंशन की। वाई रियली कमेंडेबल। नहीं, ये बात तो सही है। हर कैटेगरी में इनके प्रोडक्ट्स। आप कौन सी कैटेगरी प्रोडक्ट्स यूज करती हैं? मुझे अनफॉर्चुनेटली इनके प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आए, लेकिन प्रोडक्ट की रेंज बहुत हाई है और बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। एक ना एक बार आई एम श्योर हर एक ने ट्राई जरूर किया। इनकी आई केयर क्रीम है, इनकी तो विंटर केयर क्रीम है, मॉइस्चराइजर, विंटर केयर, सब कुछ है। देखिए आपको इनके प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आए, ये बात अमेजिंग है, लेकिन बाजार को भी एक चीज पसंद नहीं आई। हालांकि कल सफाई दी है इनके प्रमोटर्स ने कि हमने 24,000 करोड़ के वैल्यूएशन हमने थोड़ी लगाए हैं, अभी तो डीआरएचपी बन रहा है, हमने बड़ी मेहनत से कंपनी बनाई है, ये वैल्यूएशन का प्रोसेस तो बैंकर्स और बाजार तय करेगा। लेकिन जो वैल्यूएशन की बात बाजार में चल रही थी उसके ऊपर उन्होंने एक लंबी चौड़ी एक तरह से क्लैरिफिकेशंस दी है। लेकिन कितना हो गया था ना जो उनकी वैल्यूएशन बाजार ने लगा ली थी, कितना सर्कुलेटेड हो गया था। देखिए, ये मामाअर्थ की प्रॉब्लम नहीं है, ये बाजार की प्रॉब्लम है। अभी 6 महीने पहले अगर इनका आईपीओ आ रहा होता है ना इस वैल्यूएशन पे, तो लोग एक दूसरे पर चढ़ के शायद ये भाव पे ले भी लेते, लेकिन अभी रिस्क ऑफ आ गया। थोड़ा वैल्यूएशन का भी मामला होता है, थोड़ा बाजार का माहौल का भी मामला होता है। मयूरेश, 24,000 करोड़ की बात चल रही है, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, किसी ने बताया नहीं, किसी को हम कोट नहीं कर सकते कि भाई 24,000 करोड़ पे ही आएगा, लेकिन बात चल रही है उतने की, और 22 करोड़ या 24 करोड़ का प्रॉफिट है। आपको लगता है बाजार जो एक मैसेज देगा प्रमोटर फ्रेटर्निटी को कि भाई थोड़ा रीजनेबली प्राइस करिए? नहीं, तो जहां तक आपका डिस्क्लेमर है, एब्सोल्युटली राइट अजय। अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि क्या प्राइस पे आ रहा है, क्या वैल्यूएशन मांग रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट गोइंग बाय हिस्ट्री एंड द टू थिंग्स दैट यू सेड, एक जो रिस्क ऑफ माहौल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर टेबल पे कुछ नहीं छोड़ा इन्वेस्टर्स के लिए इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन एस्पेक्ट, थोड़ी डिमांड में एक प्रभाव आ सकता है। और जितनी आई थिंक सोशल मीडिया पे बहार चढ़ रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे लगता है प्रमोटर्स वुड हैव डेफिनेटली टेकन नोट ऑफ दैट। सो क्लियरली आई थिंक क्या आता है, लेट्स वेट एंड वॉच ऑन व्हाट एक्चुअली कम्स आउट। कोई प्रीएम्प्टिव इस पे कमेंट्स करना या एक्शन लेना आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जरूरी है। थोड़ा प्रीएम्प्टिव हो गया इसको लेकर, जो वैल्यूएशन को लेकर बातचीत हो रही थी। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पे समझ लेते हैं। इनफैक्ट इसी स्पेस से, एफएमसीजी स्पेस से वेरी क्विक व्यू आपका मयूरेश ले लेते हैं। बिजनेस अपडेट्स जो आ रहे हैं बैंक्स के साथ साथ, अब कहीं ना कहीं आपको एफएमसीजी स्पेस से भी आने शुरू है और मैरिको से भी आए। आपको याद होगा Q2 में भी इनकी वॉल्यूम कंट्रैक्शन देखने को मिली थी और उसके बाद कंपनी ने गाइडेंस को भी घटाया था। अभी इस बार जो Q3 अपडेट्स आ रहे हैं और उन्होंने क्लियरली कहा इन्फ्लेशन तो एलिवेटेड लेवल्स पे होगा और जो बिजनेस फिगर्स रहेंगे, इंडियन बिजनेस होगा वो मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा। कैसे असेस करना चाहिए इसको? तो प्रियंका, आई थिंक Q2 के कॉन कॉल में इन्होंने बहुत साफ तरीके से कहा था कि जो इंडिया बिजनेस वॉल्यूम ग्रोथ है मिड सिंगल डिजिट्स में रहेगी। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट दे हैव रिइटरेटेड दैट Q3 के बिजनेस अपडेट में।
दूसरी चीज आई थिंक जो मानने जैसी है कि जो इनपुट कॉस्ट है, कोपरा प्राइसेस हो, पाम फैटी ऑयल प्राइसेस हो, पाम प्राइसेस हो, ये अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं। और इसलिए जैसे टायर स्टॉक्स की मैं बात कर रहा था, इवन फॉर एफएमसीजी स्टॉक्स तीसरे तिमाही से इन्वेंट्री बिल्टअप ठीक ठाक हो जाएगा। Q3 में एक बेस बिल्डिंग होगा और जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो राबी सोइंग हुई है, जो एमएसपी प्राइस इंक्रीजेस हुई है, जो दो तीन इंडस्ट्री वेटरन से मैं बात कर रहा था जो रूरल इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं, उनका कहना है कि Q4 ऑनवर्ड्स एक स्लो रिकवरी देखनी जाएगी और Q1 में एक अच्छा खासा आई थिंक रिवाइवल आ सकता है। तो यस, आई थिंक Q3 मिक्स्ड हो सकता है काफी एफएमसीजी कंपनीज के लिए, लेकिन Q4 से आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल बिल्कुल मुमकिन हो सकता है फॉर द एंटायर पेडिग्री ऑफ स्टॉक्स विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ। ये भी मान के चलना चाहिए कि अगर बाजार में वॉलेटिलिटी आती है, अगर स्लो डाउन फियर जेन्युइनली प्ले आउट होते हैं ग्लोबल मार्केट्स में, तो दिस सेक्टर कैन देन इमर्ज अलोंग विद फार्मा एज वन ऑफ द मोस्ट डिफेंसिव बेट्स। तो जरूर ये सेक्टर नजर पे रखिए। Q4 में रिकवरी की मैं खुद उम्मीद कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ बोथ वॉल्यूम एंड प्राइस ग्रोथ में रखना है। Q4 में रिकवरी नजर आएगी और जेपी मॉर्गन की भी ओवरवेट रेटिंग मेंटेन रखने की राय है। 580 तक के टारगेट्स यहां पर वो बताकर चल रहे हैं मैरिको के स्टॉक में। मयूरेश, देखिए बजाज फाइनेंस में क्या हो रहा है, जैसा कि हम बात कर रहे थे सुबह कि एक बड़े गैप अप के बाद अटेम्प्ट की रिकवरी की, लेकिन फेल्ड अटेम्प्ट रहा। लोन एब्सोल्यूट टर्म्स में भले ही ऑल टाइम हाई हो, लेकिन लोन ग्रोथ लगता है लोगों को कि मॉडरेट हो रही है और शायद 5% जो आया है वो 2% लोअर है उनके बाजार के एस्टिमेट के हिसाब से। 6% का भयंकर गिरावट। क्या ये बजाज फाइनेंस जैसी फ्रेंचाइजी अगर पूरे फेस्टिव सीजन में भी बहुत धमाकेदार ग्रोथ ना कर पाई, तो क्या ये बहुत ग्रेजुअली एक मॉडरेट ग्रोथ एनवायरनमेंट में जा रही है? कंपनी बहुत हाई ग्रोथ और बहुत सुपीरियर वैल्यूएशन इसलिए कमांड करती थी क्योंकि ये इंडस्ट्री से प्रीमियम ग्रोथ क्लॉक करती थी। अगर ये इंडस्ट्री की इनलाइन ग्रोथ करेगी क्लॉक, तो क्या ये फियर है और हो सकता है इस वजह से स्टॉक जो है एक लोअर बैंड में जाके सेटल हो जाए, या आप उसकी कमेंट्री वेट करना चाहेंगे जब रिजल्ट आएगा तब? तो अजय जी, जब मेरे ओपनिंग पॉइंट्स दिए थे बजाज फाइनेंस पे, आई थिंक ये सारे पॉइंट्स मैंने स्पष्ट तरीके से कहे थे कि इसका जो डी रेटिंग की एक संभावना है बिकॉज ऑफ म्यूटेड लोन ग्रोथ, ये शायद प्ले आउट। वैल्यूएशंस कोविड काल से पहले इसलिए मिल रहे थे बिकॉज दे वर आउट परफॉर्मिंग ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, आउट परफॉर्मिंग क्वार्टर ऑन their own performance, आउट परफॉर्मिंग द इंडस्ट्री बाय a huge margin, और जो इनके निम्स और स्प्रेड से बिकॉज ऑफ अ बेटर क्रेडिट रेटिंग एंड बिकॉज ऑफ अ बेटर प्रोडक्ट एंड फॉरेन मिक्स, इसके वजह से हो रहे थे। बट ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, जो मैं बोल रहा था, पूरी जो ऐप की इकोसिस्टम का इनके जो जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इसके तरफ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और जो दूसरी दिक्कत है, अगर स्लो डाउन फियर जेन्युइनली प्ले आउट होते हैं, तो जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज है, जो सबसे बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स है बजाज फाइनेंस के लिए, वहां पे थोड़ा स्लो डाउन डेफिनेटली विटनेस करने देखने मिलेगा। इसलिए आई थिंक जो कंपैरेटिव पीयर एनालिसिस है स्टैक करके और खुद के परफॉर्मेंस पे भी थोड़ी डी रेटिंग की बिल्कुल मुमकिन चांसेस है, प्रोबेबिलिटी लुकिंग एट Q3 नंबर। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं, आई थिंक वेट करें Q3 नंबर्स का, जल्दबाजी ना करें इवन विद दिस फॉल। लेट्स सी हाउ द नंबर्स कम आउट, इकोसिस्टम कैसे प्ले आउट हो रही है और तब तक कैसे मैक्रोज और माइक्रोज बिल्टअप हो रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है एक रेंज में, एक ब्रॉड रेंज में स्टॉक फंसा हुआ रहेगा फॉर सम टाइम टू कम।